हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन राइट डायरेक्शन एकेडमी। यूपीएसआई 1000 सीरीज में आज हम प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1919 में किसकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? पहला है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सी आर दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, इतिहास में कोई भी घटना होती है तो उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं अपने आप जुड़ी हुई होती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड बेसिकली प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही इसकी पृष्ठभूमि तैयार होनी शुरू हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने, आपको पता ही है, कि सब साथ दिया था ब्रिटेन का, गांधी जी के कहने पर, क्योंकि गांधी जी को लगता था कि हम अगर युद्ध में ब्रिटेन का साथ देंगे तो वो हमें एक बाकी जो उपनिवेश थे उनकी तरह ही व्यवहार किया करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दमनकारी नीतियां आई और कठोर कानून लाए गए, तो भारतीयों में काफ़ी असंतोष की भावना आ गई थी। जिससे क्या हुआ कि बहुत क्रांतिकारी लोग और क्रांतिकारी परिवर्तन चाहने वाले लोग हिंसा करने लगे, है ना। उसी के कारण एक सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। उस कमेटी को ये जांचना था कि क्रांतिकारियों की जड़ें भारत में कहाँ तक फैली हुई है। तो उसकी जांच करने के लिए जो सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उन्होंने एक जो अपनी सिफारिश पेश की, उस सिफारिश के आधार पर एक 3 सदस्यीय बेंच का गठन किया गया, विशेष न्यायालय का गठन किया गया। इस विशेष न्यायालय ने प्रांतीय सरकारों को असीमित शक्तियां दे दी। इसमें सबसे पहला क्या किया गया कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, बिना बताए कि आपने क्या किया है। कुछ नहीं बताया जाएगा, उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है कि तुरंत गोली मार दी जाए, और जो ऑफिसर होगा उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है कि वो ऐसा ना करे, है ना। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ जो ये विशेष न्यायालय बनी हुई थी, इसने बंदी प्रत्यक्षीकरण समाप्त कर दिया था उस समय। ठीक है, मतलब मानव अधिकारों का बिल्कुल हनन हो चुका था। साथ ही साथ कभी भी गांधी जी ने ये नहीं चाहा था कि भारत के लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार हो, इतनी हिंसक घटनाएं हो। लेकिन अंग्रेजों के जो ब्रिटिशर्स थे, उनके इस व्यवहार के कारण काफ़ी असंतोष की भावना फैल गई थी। तो गांधी जी ने एक आयोजन करना चाहा कि चलो इसके लिए सभा करते हैं। 6 अप्रैल की तिथि डिसाइड की इन्होंने, लेकिन कुछ डेट की कन्फ्यूज़न की वजह से हिंसक घटनाएं पहले ही शुरू हो गई। गांधी जी पंजाब जाने वाले थे, लेकिन उनको वहाँ से भेज दिया। पंजाब इसलिए जाने वाले थे क्योंकि पंजाब में स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में नहीं थी, है ना। वहाँ पे क्रांतिकारी गतिविधियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, हिंसक घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी कि वहाँ की सरकारें फेल हो गई थी उसको कंट्रोल करने के लिए। तो गांधी जी को भी फिर लेकिन वहाँ से गिरफ्तार करके भेज दिया गया। फिर वहाँ के जो डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू पंजाब के नेता थे। इन्होंने 13 अप्रैल को इनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। तो इनकी गिरफ्तारी के विरोध में, इसका आंसर डी है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, है ना। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को यहाँ सभा का आयोजन हुआ। क्योंकि रोलेक्ट एक्ट एक काला कानून था, किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जा सकता था, किसी को भी मार दिया जा सकता था। तो जो ये सभा का आयोजन कर रहे थे, इनके गिरफ्तारी के विरोध में सारे आसपास के पंजाब के गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। उन्हें ये नहीं पता था कि रोलेक्ट एक्ट शहरों में क्या चल रहा है, रोलेक्ट एक्ट पास हो गया है, उसका क्या परिणाम होगा। वे बिल्कुल सीधे साधे लोग होते हैं, आ गए अपने नेता को बचाने। लेकिन जनरल डायर ने फायरिंग स्टार्ट करवा दी। इतने सारे निहत्थे लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सभी उस जलियांवाला बाग में मारे गए। तो ये इतिहास का एक काला दिन कहा जाता है। रोलेक्ट एक्ट इसके पीछे की घटना है। रोलेक्ट एक्ट के कारण ही जलियांवाला बाग घटित हुआ, है ना। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है।
तो अगर जलियांवाला बाग पर आपसे क्वेश्चन बनता है तो एक तो इनके नाम बहुत इम्पोर्टेंट है ना। ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। कब घटित हुई थी ये? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है। और ये घटना क्यों घटी थी? रोलेक्ट एक्ट के विरोध में। रोलेक्ट एक्ट क्या था? किसी को कहीं भी बिना बताए ही गिरफ्तार कर लिया जा सकता था। अच्छा हाँ, और रोलेक्ट एक्ट में जो विशेष न्यायालय बनी थी रोलेक्ट एक्ट के लिए, उसमें अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, वो जो सज़ा सुना दी गई है उसके ऊपर आप कहीं विशेष अदालत में मांग नहीं कर सकते थे, है ना, कि हमें ये सज़ा सुनाई गई है, अब आप हम इसकी, जैसे कि आज करते हैं उच्च न्यायालय में फांसी की सज़ा हो जाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, है ना। तो इसमें हायरार्की समाप्त कर दी गई थी। अगर इस उच्च विशेष न्यायालय ने सज़ा सुना दी तो बस वो अंतिम थी। ये इसलिए इसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है, तो इसमें 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डेट हो गई, दूसरी क्या कि क्यों घटित हुई थी ये रोलेक्ट एक्ट, पास होने के कारण, है ना। तीसरी बात क्या है, ये रोलेक्ट एक्ट किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में गठित हुआ था। सर सिडनी रोलेक्ट ने की अध्यक्षता में जो समिति की सिफारिशें थी उसको इस एक्ट में डाल दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। किसी भी अगर आप हिस्ट्री की कोई घटना पढ़ते हैं तो उसके आसपास की घटनाओं के बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि सिर्फ रट के जाने से नहीं होता है एग्जाम। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, इसमें कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, CR दास, लाला लाजपत राय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है। तो इनके द्वारा किए गए कुछ जो महत्वपूर्ण काम है, वैसे तो हम आगे पढ़ते जाएंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो काम है उसको मैं इसमें आपको बता देती हूँ। अभी कुछ कुछ देख लेते हैं। चित्तरंजन दास सुप्रसिद्ध भारतीय नेता थे, राजनीतिक थे, वकील थे, कवि थे, पत्रकार थे, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। ठीक है, इनको सम्मान पूर्वक क्या कहा जाता था? देश बंधु कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है, ये आप जरूर नोट कर लें, स्टार मार्क कर लें। ठीक है, इनको सबसे पहले जाना कब गया कि ये बहुत अच्छे वकील हैं। एक अलीपुर षड्यंत्र कांड हुआ था, ठीक है, जिसमें अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। ये वंदे मातरम के संपादक थे। इस पर इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था, जिसको CR दास से, मतलब कि चित्तरंजन दास जी लड़ रहे थे। तब से इनको काफ़ी फेम मिला अधिवक्ता के तौर पर। ठीक है, तो आप ये याद रखिए कि वंदे मातरम के संपादक कौन है? अरविंद घोष। क्यों गिरफ्तार हुए थे ये? राजद्रोह का मुकदमा क्यों चला था? अलीपुर षड्यंत्र कांड के लिए। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय, इसके बाद से इनको राष्ट्रीय वकील की उपाधि दे दी गई थी चित्तरंजन दास जी को। अच्छा, इन्होंने क्या किया था? स्वराज पार्टी का भी गठन किया था मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे घटनाएं आती जाएंगी वैसे वैसे हम सारा कुछ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हट जाती हूँ मैं। चलिए, फिर है लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। पंजाब नेशनल बैंक सोचिए कितना पुराना है। तो इन्होंने PNB और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल के 3 प्रमुख नेताओं में लाल बाल पाल, उसमें से ये एक थे, लाला लाजपत राय। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1928 में साइमन वापस जाओ का जब विरोध किया जा रहा था, साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें लाठी लगने से, इनकी लाठी चार्ज में इनकी लाठी बरसाई गई थी
तब इनकी डेथ हुई थी। ये भी पूछा जाता है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी। तो कैसे हुई थी, लाठीचार्ज में बुरी तरह ये घायल हो गए थे। ठीक है, लाठीचार्ज कब हुआ था, साइमन कमीशन के विरुद्ध में। चलिए, मोहनदास करमचंद गांधी, वैसे तो इनके बारे में बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन अभी कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। निधन इनका 30 जनवरी। प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को इनका जन्मदिन भारत में तो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, लेकिन विश्व में ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, क्योंकि ये अहिंसा के पुजारी थे। कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं होने देते थे जिसमें हिंसा हो। अगर हिंसा होती थी तो वो अपना सत्याग्रह हो या फिर कोई भी घटना हो, कोई भी सभा हो, समिति हो, वापस ले लेते थे, आंदोलन हो। इन्होंने दांडी मार्च, नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह, तीनों एक ही नाम है, 1930 में महात्मा जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक कर के ऊपर कानून के विरुद्ध एक सविनय कानून को भंग करने का कार्यक्रम किया था। इन्होंने क्या किया था, पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट नमक बनाने पर भी कर लगाती थी, तो दांडी यात्रा करके इन्होंने नमक कर को तोड़ा था। एक मुट्ठी नमक उठाया था, जिससे ये नमक कर हट गया था। ठीक है, कैसे किया था इन्होंने, जिसमें 78 लोगों ने अहमदाबाद साबरमती आश्रम से समुद्र तटीय गांव दांडी तक पैदल यात्रा की थी। 390 किलोमीटर की यात्रा की थी। ठीक है, और 6 अप्रैल, ये डेट इंपॉर्टेंट है, कौन सी, 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून को भंग कर दिया। गांधी जी के बारे में वैसे बहुत कुछ है, हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना द्वारा आजाद कराने से पहले गोवा एक स्पेनिश, बी डेनिश, पुर्तगाली या फ्रांसीसी कौन सा प्रदेश था? तो इसका आंसर क्या है, पुर्तगाली। ठीक है, गोवा एक पुर्तगाल के अधीन प्रांत हुआ करता था। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। गोवा पहले पुर्तगाल का एक उपनिवेश था, जिसको क्या किया, ऑपरेशन विजय के तहत, ऑपरेशन विजय पूछा जाता है। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमन दीव के भारतीय संघ में विलय के लिए ऑपरेशन विजय के साथ सैन्य संचालन किया, और इसके परिणाम स्वरूप गोवा, दमन और दीव भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। ठीक है, पहले गोवा भी केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया था, और गोवा भारत का 25वां, नोट कर लीजिए इसको, गोवा भारत का 25वां राज्य बन गया था, जबकि दमन और दीव अभी भी यूटी ही है। ठीक है, तो गोवा के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, एक पुर्तगालियों के अधीन उपनिवेश था, पहले ये एक यूटी था, और ऑपरेशन विजय के तहत इसको सैन्य संचालन किया गया था। फिर 30 मई 1987 में इसको राज्य बनाया गया था। तो ये 4 बातें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षा कौन थी? एनी बेसेंट, बी मैडम ब्लॉटवर्स्की, सी सरोजनी नायडू, डी अरुणा आसफ अली। इसका आंसर क्या है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, जिन्होंने भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। ठीक है, हाँ, एनी बेसेंट की एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगर पहली महिला अध्यक्ष पूछता है एग्जाम में तो एनी बेसेंट थी, लेकिन पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, यहाँ क्या है, वीमेंस इंडियन एसोसिएशन, ये महिला भारतीय संघ WIA की स्थापना 1917 में
1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट उनके चचेरे भाई थे, जीना राजा दासा और अन्य लोगों के द्वारा कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। कब की गई थी? 1917 में की गई थी। एनी बेसेंट ने मद्रास में की थी। ठीक है, इनकी पहली अध्यक्षा एनी बेसेंट ही बनी थी, जो 19वीं शताब्दी में सामाजिक और बेसिकली ये सब महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई समिति थी, जिसमें महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, बाल विवाह रोकने के लिए, उनकी राजनीतिक उत्थान के लिए, है ना, इसलिए बनाई गई थी। राजनीतिक मामलों में पीड़ित महिलाओं से मुक्ति दिलाने के लिए स्थापित की गई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मामलों में। ठीक है, तो ये बेसिकली महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई समिति थी। तो अगर एक लाइन में देखें तो ये महिलाओं के उत्थान के लिए बनाई गई समिति थी। चलिए, वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है? जो शुद्ध संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है, ताजमहल, बीरबल का महल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, बुलंद दरवाजा। कौन सी है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। कहाँ है ये? फतेहपुर सीकरी में है। किसने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी। ये देखिए, फतेहपुर सीकरी की ये सलीम चिश्ती की दरगाह है। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी शहर में जनाना रोजा के निकट दक्षिण में बुलंद दरवाजे की ओर मुख किए हुए जामा मस्जिद, ये गलत लिखा हुआ है, जामा मस्जिद के भीतर स्थित है ये। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। बेसिकली सूफी संत को अकबर ने आदर देने के लिए इसका निर्माण कराया था। ये शेख सलीम चिश्ती सूफी संत थे। इन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया था। इन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। कि क्या आशीर्वाद दिया था? भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। तो अकबर ने गुजरात विजय के साथ इस क्षेत्र को भी जीत लिया, इसलिए इसका नाम फतेहपुर सीकरी रखा गया था। इस जगह का नाम फतेहपुर सीकरी इसीलिए रखा गया था क्योंकि अकबर ने गुजरात विजय की थी। ठीक है, चलिए, अकबर के द्वारा बहुत सारी इमारतों का निर्माण किया गया था, जिसमें से ये कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा जहांगीर महल बनाया गया था। जहांगीर महल, दीवाने आम, पंचमहल, हवा महल भी कहते हैं इसको, तुर्की सुल्तान का महल, ये सारे जितनी भी महल हैं या फिर ये जो लिखा हुआ है इमारतें हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बिल्कुल याद रखिए, दिमाग में रखना है इन सब चीज़ों को। आज शेख सलीम चिश्ती के बारे में पूछा गया है, हो सकता है कि अगला क्वेश्चन इनके बारे में हो कि बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था। तो ये सारे जितने नाम हैं यहाँ पर सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अकबर के द्वारा ही बनाए गए हैं। तो अकबर ने जितने भी इमारतों का निर्माण कराया है सभी वो एक साथ मैंने लिख दिया है यहाँ पर, है ना, और ये सभी इम्पॉर्टेंट है। तो कहाँ तक हुआ था? तुर्की सुल्तान का महल, मरियम महल, है ना, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, ये हमने पढ़ लिया। इस्लामाबाद का मकबरा, ये शेख सलीम चिश्ती का पौत्र था। ठीक है, आगरा में अकबर ने क्या बनवाया था? बहुत इम्पोर्टेंट है, आगरा का किला और अकबरी महल। लाहौर में भी अकबर ने निर्माण करवाया था, लाहौर के किले का। अच्छा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि अकबर ने अंतिम इमारत कौन सी बनवाई थी? अकबर ने अंतिम इमारत कौन सी बनवाई थी? इलाहाबाद में 40 स्तंभों वाला किला, ये अकबर की अंतिम इमारत थी। ठीक है, चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम, ऑप्शन ए अब्दुल राही, ऑप्शन बी सुदर्शन, अबुल हसन, शिव प्रसाद। तो क्या था इनका वास्तविक नाम? अबुल हसन। ठीक है, यह है अमीर खुसरो।
अबुल हसन यमुद्दीन अमीर खुसरो, ये उनका पूरा नाम था, अबुल हसन यमुद्दीन अमीर खुसरो। ठीक है, 14वीं सदी के एक प्रमुख कवि, शायर, गायक, संगीतकार। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी, इनको काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती थी, जिसमें से हिंदी, हिंदवी, फारसी को एक साथ लिखा था, मिलाकर ये लिखते थे सारा कुछ। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता था? हिंद का तोता। ठीक है, ये पूछा जाता है कि हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को हिंद का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं: ईरान उस सादेन, मितफ़ा उल फुतूह, तुगलकनामा, नूर सिपह सलार, ये सिपह सलार है, आशिका, खजाइन उल फुतूह। अच्छा, अमीर खुसरो ने, आपको बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि पहेलियों का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। जैसे हम बचपन में पहेलियाँ पढ़ते थे, तीतर के एक आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, अब तुम बोलो कितने तीतर। इस टाइप की पहेलियों का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। ठीक है, बहुत विद्वान कवि और शायर, गायक, संगीतकार, बहुत अच्छे इंसान भी थे अमीर खुसरो। चलिए, आज की क्लास के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबसे अच्छा मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू।